जो स्त्रियां हैं वो पुरुषों जैसा व्यवहार करना चाह रही है और लेकिन कर नहीं पाती। कैसे? जैसे कि लड़की चाहती है कि मैं लड़के की तरह हर काम करूं, मुझे लड़कों की ज़रूरत ही नहीं है अपनी लाइफ में। और इसका साइड इफ़ेक्ट ये भी पड़ रहा है समाज में कि वो पुरुष को अपने जीवन में कैसे भी नहीं चाहते। वो वैवाहिक संबंध में भी पुरुष को नहीं चाहती अब। और बहुत सारे केसेस अब ऐसे हैं कि एक स्त्री स्त्री के साथ विवाह कर लेती है। तो देखिए ऐसा है कि जो पुरुष की जो काम है, काज है, वो उसके शरीर के आधार पर बनाए हुए हैं और लड़की के जो काम है वो उसके शरीर के आधार पर बनाए गए हैं। तो हमें कम से कम ये बात तो समझनी होगी कि बायोलॉजिकली ये दोनों का जो शरीर है वो अलग अलग है। कि लड़कियां बाहर जाके काम करें, वो स्वतंत्र रहे, फाइनेंशियली भी स्वतंत्र रहे, लेकिन जो उनके काम है ना घर के, उनको वो ये ना सोचें कि ये पुरुष कर लेगा आके। उसको ये तुम्हारे काम है, करो, तुम्हारा ही शरीर उससे अच्छा रहेगा। ये काम करने की आदमी को ज़रूरत नहीं है। आज जितनी समस्याएं आज की महिला को है उतनी समस्याएं पहले महिलाओं को नहीं होती थी। आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। आज नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, ऑपरेशन कराना पड़ता है। उसका कारण यही है क्योंकि उनका वो शरीर जो है वो इस दायरे में आ ही नहीं रहा। ओवर फैट हो रहा है या बहुत ज़्यादा ही पतला हो रहा है शरीर, इसके पीछे मेंटेनेंस नहीं बन पा रही। मनुस्मृति में आता है और इस चीज़ को जब लोग समझते नहीं हैं तो उसका मिसयूज़ करते हैं कि देखो लड़कियों के लिए क्या क्या बोल रखा है। मनुस्मृति में है कि यदि कोई स्त्री व्यभिचार करती हुई पाई जाती है, शादी से अतिरिक्त संबंध करती हुई पाई जाती है, झूठ बोलती हुई पाई जाती है, तो ऐसी महिला को कुत्ते से कटवा देना चाहिए, पागल कुत्तों से कटवा देना चाहिए। लड़का गलत काम करता है, किसी का बलात्कार करता है, जोर जबरदस्ती करता है, तो जिस अंग से उसने गलत काम किया उसके उस अंग को छिन्न भिन्न कर दो। कि ये जो तुम्हारे दिमाग में डाला जा रहा है, जो माइंड वॉश किया जा रहा है, वो पशु संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। फिर चाहे इसमें आपका लिव इन हो, चाहे आप एक को छोड़ के दूसरों के पास जाना हो, मल्टीपल चॉइसेस हो, ये सिर्फ पशुओं जैसा व्यवहार है। नमस्ते सभी को, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। और हमारे साथ आज के गेस्ट हैं तितिक्षा आर्या जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है तितिक्षा जी। मैं इनका परिचय देना चाहूँ, ये शिक्षिका हैं, संस्कृत की शिक्षिका हैं। इनका अपना स्वाध्याय भी है, वेदों के ऊपर ये चिंतन भी करती है। और आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ज्वलंत विषय है, जिस विषय की व्याख्या की कोई आवश्यकता नहीं, नारीवाद, फेमिनिज्म, लेकिन उसका भारतीय स्वरूप, वो वाला नारीवाद नहीं जो पैकेज होकर के भारत आता है। जैसे हम समस्याओं की बात करते हैं तो कोई उसे समाधान करने के नज़रिए से बात करता है, कोई समस्याओं को बात करता है नई समस्याएं बनाने के लिए, जैसे परिवार को तोड़ने की बात हुई। तो हमारा जो विषय होगा तितिक्षा जी के साथ वो समस्या के ऊपर होगा ही, और उसका एक भारतीय दृष्टि के ऊपर हमारे साथ आप चर्चा करने वाली। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है तितिक्षा जी। धन्यवाद। तो तितिक्षा जी, पहला ये मेरा प्रश्न होगा कि इस विषय से आपका जुड़ाव कब हुआ? मेरा इस विषय से जुड़ाव जब मैं गुरुकुल से पढ़कर आई तब हुआ। आप ये कह सकते हैं जब गुरुकुल से मैंने जो पढ़ा वो शास्त्रीय अध्ययन था, और जैसे महाभारत, रामायण ऐतिहासिक ग्रंथ है, तो वहाँ पढ़ने से पता चला कि स्त्रियों की दशा कुछ अलग थी। और अभी जो मैं समाज में देख रही हूँ वहाँ उसके बिल्कुल विपरीत है। जैसे मैंने पढ़ा कि उस समय जो स्त्रियाँ होती थी वो बहुत अपने आप में एक स्वतंत्र होती थी, सशक्त होती थी, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, सामाजिक क्षेत्र में भी। लेकिन अभी मैं वर्तमान में जो देख रही हूँ वो आप बहुत सारे लोग ऐसे समझ सकते हैं कि स्त्रियां पढ़ रही है, लिख रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो दिशा जा रही है वो गलत दिशा में जा रही है। जैसे कि आप आज बहुत सारी स्त्रियां ऐसी हैं, आप देख सकते हैं कि जैसे लड़के गाली देते हैं तो उनको कोई शर्म नहीं आती गाली देने में। वो ये समझती है लड़का कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। इसी तरह से यदि लड़का सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, तो वो लड़की भी यही चाहेगी कि मैं भी ऐसे करूँ। और वो ऐसे घर में आप देखती है कि मेरा भाई बाहर बैठा है देर रात तक, वो बाइक लेके जा रहा है, तो मैं भी ऐसे ही करके जाऊँ। और एक सबसे बड़ी बात ये रहती है कि यदि पुरुष शर्टलेस घूम सकता है तो लड़कियों के दिमाग में भी ये आता है तो हम क्यों नहीं कर सकती ऐसा। मतलब वो उस चीज़ को एक समान दृष्टि से देखती हैं, जो वो गलत दिशा है। तो यहाँ से मेरे मन में आता है कि जो अभी स्त्रियां बढ़ रही हैं जिस दिशा में, वो एक सही बात है कि वो पढ़ रही हैं, नौकरी भी कर रही है, लेकिन जो उनकी दिशा साथ में हो रही है कि वो अपनी अहमियत नहीं समझ पा रही, जो उनका एक स्त्रीत्व है वो नहीं समझ पा रही, तो वो उनकी गलत दिशा है।
तो मेरा मानना ये है कि यदि हम नारीवाद की बात करते हैं ना, तो उसमें नारीवाद का मतलब ये नहीं होता कि पुरुषों जैसा हम व्यवहार करें। स्त्रियों को ये बात समझनी चाहिए, और जो भी मेरे को यहाँ भी सुन रहा होगा, तो उसको ये समझना चाहिए कि यदि पुरुष कोई असभ्य व्यवहार कर रहा है, उसकी तरह हम वैसे ही व्यवहार करें, ये समानता नहीं है। ये उसका स्त्रीत्व धर्म नहीं है। उसको ये समझना चाहिए जो लड़का भी ऐसा काम कर रहा है, वो भी कोई सभ्य बात नहीं है। उसको रोकना चाहिए। लेकिन रोकते नहीं है, बल्कि ये चाहते हैं कि यदि ये पुरुष भी कर रहा है तो मैं भी करूँ। बल्कि यदि एक लड़की को ये समझना चाहिए, उसके घर में यदि भाई है, पिता है, वो इस तरह से गलत आचरण कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, गाली-गलौज कर रहे हैं, तो एक लड़की को समझाना चाहिए, ना कि उसकी तरह बन जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये है कि स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों ही मनुष्य हैं। उन मनुष्यों को एक अपना मनुष्यत्व समझना चाहिए, ना कि पशुओं जैसा व्यवहार करना चाहिए। फिर चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए वो पशु जैसा व्यवहार करना ही गलत है। तो स्त्री को समझना चाहिए कि यदि लड़का ऐसा गलत व्यवहार कर रहा है तो मुझे भी नहीं करना, मुझे अपनी सही दिशा पकड़नी है। और जो सही मायने में एक स्त्रीत्व धर्म है, जिससे कि एक स्त्री यशस्वी बन सकती है और ब्रह्मा बन सकती है, क्योंकि वेद में मंत्र आता है, यदि स्त्री अपने स्त्रीत्व में रहती है, उसकी जो मर्यादाएं रहती हैं उसमें रहती है, तो वो यज्ञ की ब्रह्मा बन सकती है। और देखिए, मर्यादाएं जो हैं वो केवल स्त्री के लिए नहीं है, वो पुरुष के लिए भी है। लेकिन इसको गलत तरीके से पेश किया जाता है कि तुम देखो पुरुषों के बराबर नहीं हो, पुरुष ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है। तो इस चीज को स्त्रियों को समझना चाहिए, व्यापक दृष्टि रखनी चाहिए। तो मूल रूप से आप कह रहे हैं कि ये जो इक्वालिटी है इसको सेमनेस की तरह लोग ट्रीट करने लगे हैं कि हाँ जी। सेम होना है हो मुझे। हाँ जी, हाँ, हाँ। सेम नहीं होना, यही तो अंतर है। पुरुष पुरुष के अपने दायरे हैं, अपनी मर्यादाएँ हैं। एक स्त्री है, उसके भी अपनी दायरे हैं, अपनी मर्यादाएँ। वो दोनों ही जने यदि अपनी मर्यादाएँ दायरे में रहते हैं ना, तो ये समाज बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। लेकिन अब क्या कर रही है, जो स्त्रियाँ हैं वो पुरुषों जैसा व्यवहार करना चाह रही है। और लेकिन कर नहीं पाती, कैसे? जैसे कि लड़की चाहती है कि मैं लड़के की तरह हर काम करूँ, मुझे लड़कों की ज़रूरत ही नहीं है अपनी लाइफ में। और इसका साइड इफ़ेक्ट ये भी पड़ रहा है समाज में कि वो पुरुष को अपने जीवन में कैसे भी नहीं चाहती। वो वैवाहिक संबंध में भी पुरुष को नहीं चाहती अब। और बहुत सारे केसेज़ अब ऐसे हैं कि एक स्त्री स्त्री के साथ विवाह कर लेती है। तो देखिए, ऐसा है कि जो पुरुष की जो काम है, काज है, वो उसके शरीर के आधार पे बनाए हुए हैं, और लड़की के जो काम है वो उसके शरीर के आधार पर बनाए गए हैं। तो हमें कम से कम ये बात तो समझनी होगी कि बायोलॉजिकली ये दोनों का जो शरीर है वो अलग अलग है। अब यहाँ ऐसे कुछ दिन पहले की बात है, मैं इस विषय पर जब चिंतन कर रही थी तो मुझे समझ में आया कि आज लड़कियां जो हैं घर के काम काज से उनको हार चुकी है। जैसे पोंछा वगैरह नहीं लगाती, वो कपड़े वगैरह नहीं धोती, वो अपना काम बाहर कर रही हैं। मैं बाहर काम करने से विरोध नहीं कर रही, लेकिन जो उनका घर का काम है वो उन्हें करना चाहिए। यदि नहीं करती तो जो उनको गायनिक समस्या होती है उससे रिलेटेड वो होती है, उसमें यदि वो एक्सरसाइज बताती है, जैसे पीसीओडी आजकल एक ऐसी बीमारी है कि वो हर दूसरी लड़की को होगी। और उसमें जो एक्सरसाइज बताई जाती है या खान पान बताया जाता है वो वैसा ही बताया जाता है कि हमारे पहले सदियों से चला आ रहा है। सादा भोजन भोजन बता देते हैं, कोई तला भुना नहीं, कोई नमक मिर्च नहीं, बहुत सिंपल भोजन करो। तो वो तो पहले से चला आ रहा है और वो बुद्धि को भी सही करता है। लेकिन आज उसी कूल बनने के चक्कर में कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम बाहर जाके हम भी खा पी सकते हैं, उसके चक्कर में वो गंदा अपना ऑयली वगैरह सब खाती है। दूसरा, जब काम नहीं करती या मशीन के द्वारा जब काम किया जा रहा है तो उनको डॉक्टर के द्वारा वो एक्सरसाइज बताई जाती है कि जिसमें वही एक एक्सरसाइज होती है जैसे एक पोंछा लगाने में होती है। तो मेरा मानना ये है कि लड़कियां बाहर जाके काम करें, वो स्वतंत्र रहे, फाइनेंशियली भी स्वतंत्र रहे। लेकिन जो उनके काम है ना घर के, उनको वो ये ना सोचें कि ये पुरुष कर लेगा आके। उसको ये तुम्हारे काम है, करो, तुम्हारा ही शरीर उससे अच्छा रहेगा। ये काम करने की आदमी को ज़रूरत नहीं है। अब जैसे आदमी की जो बॉडी होती है, वो रह के होती है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग शरीर रहता है उसका। यदि वो इस तरह के काम करेगा तो उसमें वो स्ट्रॉन्गनेस ही नहीं आएगी। जो उसका एक पुरुषत्व जो बनता है, जो वीर्य बनता है, उसमें वो सामर्थ्य नहीं बनेगी, क्योंकि उस वीर्य को वो निकालेगा नहीं। आज काफ़ी समस्या जो वीर्य से रिलेटेड जो समस्या होती है उसमें ये भी है कि यदि हम उस एनर्जी का यूज़ नहीं करते तो वो रिलीज अपने आप कहीं गलत जगह हो जाती है। तो यदि वो एनर्जी आपके अंदर बन रही है तो वो एक्सरसाइज करके निकालते हैं, और एक्सरसाइज ना करे तो वो एक कठोर काम करे, जैसे अब वो जिम में काम कर लेते हैं। वो लड़कों के लिए काम नहीं है कि वो आप ऐसे ही बहुत छोटे छोटे से काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को है ना बायोलॉजिकली भी समझना चाहिए। जो हमारे शास्त्रों में
बना दिया, ये सामाजिक विधान है, वो बहुत सही है, बहुत दूर दृष्टि को लेकर है। आज जितनी समस्याएं आज की महिला को है, उतनी समस्या पहले महिलाओं को नहीं होती थी। आराम से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती थी। आज नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, ऑपरेशन कराना पड़ता है। उसका कारण यही है क्योंकि उनका वो शरीर जो है वो इस दायरे में आ ही नहीं रहा। ओवर फैट हो रहा है या बहुत ज़्यादा ही पतला हो रहा है शरीर, उसके पीछे मेंटेनेंस नहीं बन पा रही। तो मेरा कहना ये है कि जो लड़की है उसको सिर्फ अपने आप को देखना है कि मैं किस तरह से उन्नत हो सकती हूँ, मैं किस तरह से अपने आप में, अपने शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कैसे आगे हो सकती हूँ, उस बात पर उसे चिंतन फरमाना चाहिए, ना कि ये फालतू की उसमें। अभी एक एक तरह का जोक भी आ रहा था कि करवा चौथ नहीं मनाएंगे, लेकिन एक रिसर्च पेपर आएगा हार्वर्ड से कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से हेल्थ बनता है, तो फिर उपवास रखेंगे। उपवास रखेंगे, तो परंपराओं को छोड़ते जाएंगे, लेकिन फिर वो नया जैसे बनकर आएगा, योग से योगा बनकर आएगा, तब हम स्वीकार कर लेंगे। अब आयुर्वेद में बताया गया है कि जो किनको व्रत नहीं रखने चाहिए, उपवास नहीं रखने चाहिए, जैसे जिसकी बढ़ती उम्र है उनको वो उपवास नहीं करने चाहिए, या कोई गर्भवती महिला है उसको उपवास नहीं करने चाहिए। लेकिन इसमें भी यदि हम बढ़ती उम्र है, लेकिन यदि हमारा पेट साफ नहीं है, बहुत ज़्यादा खाना पचा नहीं है, तो आप उपवास कर सकते हैं। लेकिन उपवास का मतलब अब इसमें भी ये नहीं है कि आप सुबह तक खाली पेट रहें और शाम को बहुत तेल वाला खाना खा लें, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि सुबह तक उपवास रहेगा लेकिन शाम को बहुत ऑयली भोजन होता है, उसमें गरिष्ठ चीज़ें होती हैं, तो वो भी पेट को सही करने के लिए सही नहीं है। उपवास ऐसा है, पूरे दिन उपवास रखो, जलपान पियो, शरबत पियो, खिचड़ी लो, वो एक उपवास की पद्धति है। तो यदि आप महीने में 1-2 बार इस चीज़ को कर लेते हैं, तो कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें भी अब लड़कियों को ये रहता है कि पुरुष भी करें, हम कर रहे हैं तो पुरुष क्यों नहीं कर सकता? हमें, हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम पुरुष की आयु बढ़ाएँ या वो करें। तो देखो, मैं इसमें ये भी चीज़ जोड़ना चाहूँगी, ये जो बातें हैं कि उपवास करने से पति की आयु बढ़ जाएगी या नहीं करोगे तो घट जाएगी, इसका उपवास से कोई लेना-देना नहीं है। क्योंकि पति की जो आयु है वो उसके कर्म से ही बढ़ेगी, उसके कर्म से ही घटेगी। इस चीज़ को इसलिए कह दिया गया, जोड़ दिया गया बाद में, ऐसा कोई वैदिक साहित्य में प्रमाण नहीं है, बाद में जोड़ दिया गया कि कैसे भी करके स्त्री व्रत उपवास कर ले, थोड़ा पति के प्रति वो श्रद्धावती हो जाए, इसलिए इस चीज़ को जोड़ा गया। लेकिन यदि आप हो, आपके पति-पत्नी पे ऐसी बॉन्डिंग है, खुश हो, तो खुश होने से तो अपने आप ही उम्र बढ़ती है, दुखी रहोगे तो आप कितने भी उपवास कर लो, कोई उम्र नहीं बढ़ सकती। तो ये है कि यदि आपको उपवास करना है वो करिए, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि पति, मतलब मैं पति के लिए कर रही हूँ तो पति भी मेरे लिए करे। पति करना चाहता है तो कर ले वो भी। एक यदि वो उसी चीज़ से उनको अपना प्रेम बढ़ाना है रिश्ते में, उसी चीज़ से उनको अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करनी है तो वो करे। यदि और भी तरीके हैं उनके, तो कोई ज़रूरी नहीं है इस चीज़ को लड़कियों पर भी थोपना कि आपके पति की आयु उससे बढ़ेगी। पति की आयु कोई नहीं बढ़ने वाली, उसके कर्म से ही बढ़ेगी। बस आपको यदि मन है, सजने संवरने का मन है, तो कुछ त्योहार ऐसे हैं कि जिस पे हम सजते हैं, संवर लेते हैं, हमें भी अच्छा लगता है कि हम अपने पति के लिए कुछ कर रहे हैं, वो अंदर से फीलिंग आती है। इसमें ये क्या तुलना नहीं हो सकती कि देखो मैं कर रही हूँ तो मेरा पति भी करे। आपका मन है आप करो, नहीं है तो छोड़ दो। आप उसे फोर्स क्यों कर रहे हो? सामने वाले का भी मन है तो वो करेगा, नहीं है तो वो नहीं करेगा। तो आपको यदि प्रेम बढ़ाना है तो करिए, नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये जो त्योहार है वो इसीलिए ही है कि जीवन में थोड़ा-सा रस बना रहे, वरना यदि त्योहार जीवन में ना रहे तो सारा का सारा जैसे बोरियत वाला जीवन रहेगा। सही बात। ऐसे ही कपड़े रहेंगे, ऐसे ही मुँह बना रहेगा। लेकिन त्योहार आते हैं तो चेहरे पे मुस्कान लेकर आते हैं। तो और जब स्त्री सजती है तो उसे उसमें भी बहुत प्रसन्नता होती है कि देखो आज मैं सज रही हूँ, आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, उसका कॉन्फिडेंस भी उससे अप होता है। तो ये सारी चीज़ें हम अपने आप को खुश करने के लिए ही हैं, इसका कोई शास्त्रों से ऐसा आधार नहीं है या ईश्वर की व्यवस्था से भी इसका कोई लेना-देना नहीं है। अभी हम लोग ऑफ कैमरा ये बात कर रहे थे कि आपकी जो फॉलोइंग है उसमें 13% ही फीमेल है जो आपको सुन रही है। तो ये भी एक आरोप लगता है कि इंटेलेक्चुअली जो है वो फीमेल्स, मासेस की मैं बात कर रहा हूँ, जो अच्छे पोजीशंस पे पहुँच गए उनकी नहीं, लेकिन जो मासेस हैं वो आज भी बौद्धिक रूप से पीछे हैं। तो इसका मूल कारण क्या है, ये आप यदि बता। जी। उसका मूल कारण पेरेंटिंग है। जब एक छोटी बच्ची होती है, 6 महीने की होती है, 9 महीने की होती है, 1 साल की जब बच्ची होती है ना, उसके माता-पिता ही उसको गुड़िया बनाना चाहते हैं।
जैसे ये गुड़िया ने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, मेरी उसको गुड़िया ही बोलते हैं वो, कि मेरी गुड़िया है। तो गुड़िया जब बोल रहे तो गुड़िया को वो गुड़िया की तरह ही बना के रखते हैं। वो चाहते कि मेरी बेटी सजे सवरे, बस ऐसा ही करे। लेकिन आप देखो, आपको अपनी बेटी को बनाना क्या है? आपको अपनी बेटी को गुड़िया बनाना है, एक क्षत्राणी बनाना है, एक सशक्त महिला बनाना है, क्या बनाना है? आपको एक स्ट्रॉन्ग लेडी बनाना है। तो आप उसके दिमाग में वही चीज डालेंगे, फिर ये साज श्रृंगार नहीं आएगा उसके दिमाग में। आप डालिए कि तुम्हें एक योगिनी बनना है, तो बचपन से ही उसको संध्या उपासना सिखाई जाएगी, बचपन से ही उसको ईश्वर के बारे में बताया जाएगा, बचपन से ही उसको ये सिखाया जाएगा कि ऐसा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती है, ध्यान होता है, उपासना होती है। अब वो लेकिन क्या करते हैं, यदि कोई किसी के पूर्व जन्म के जब संस्कार होते हैं महिला के, और वो पहले से भक्ति भाव में होती है, वो घर वालों को पसंद नहीं आता। वो चाहते कि मेरी बेटी ये सब काम ना करे, साधु साध्वी ना बन जाए, वो बस अपना सजे संवरे नॉर्मल लड़कियों की तरह रहे और अपनी उसकी शादी हो जाए, घर बार बसा ले बस। तो यहाँ जो है वो माता पिता का दोष है। आप सिर्फ एक ही दृष्टि क्यों रखते हो कि मेरी बेटी सिर्फ यही बन के रहेगी? क्यों उसको एक बनाओ ना। वो जब ईश्वर की व्यवस्था से उसको भी अधिकार है मोक्ष में जाने का, उसको भी अधिकार है ईश्वर की प्राप्ति करने का, संध्या करने का, उपासना करने का, हवन करने का, गायत्री मंत्र का जाप करने का, उसको सारे के सारे अधिकार भगवान की तरफ से दिए गए हैं। तो आप उसको वो अधिकार क्यों छीन रहे हैं? तो सबसे पहले उसका अधिकार उसके माता पिता छीन लेते हैं, कि जो उसको गुड़िया बनाने को मजबूर करते हैं, और ये नहीं सिखाते कि तुम्हारे लिए ये उपासना भी है। जब लड़का योगी बन सकता है तो लड़की भी तो योगी नहीं बन सकती है। पहले का आप इतिहास देखिए, घोषा, अपाला, द्रौपदी भी ब्रह्मवादिनी थी। जब वो उसमें होते हैं, अज्ञातवास में होते हैं, वन में होते हैं, वो युधिष्ठिर जी को ऐसे समझाती हैं, राजनीति के बारे में समझाती हैं कि ये देखो युधिष्ठिर, तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारे पास आज सामर्थ्य है, तुम्हारे भाई सब हैं, तो एकदम युद्ध क्यों नहीं लड़ लेते जाकर? वो द्रौपदी कहती है। तो वो पहले की महिलाएं होती थी इस तरह से। इसलिए मैंने जब शुरुआत में बात कही ना कि मैंने जो अध्ययन किया है, वहां मैंने स्त्रियों की दशा को एक अलग ही दिशा में पाया। वो ऐसे नहीं थी। वहां पर भी एक आता है वर्णन, जब अज्ञातवास में थे तो द्रौपदी का जो काम कर रही थी वहां राजभवन में, वो कर रही थी वहां पर एक एज अ मेकअप आर्टिस्ट, बाल संवारने का या थोड़ा सा उसके साथ श्रृंगार का काम कर रही थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको यज्ञ नहीं आता था। वो ब्रह्मवादिनी भी थी, राजनीति भी जानती थी। लेकिन जो एक लड़कियों का कहीं ना कहीं जो उसमें शौक रहता है, उसमें लिप्त नहीं हो जाना किसी लड़की को, कि आप सिर्फ अपने इसी में खूबसूरती पर ध्यान दो, आप अपने कपड़ों पर ध्यान दो, केवल सजने संवरने पर ही ध्यान दो, बाकी चीज़ों को भूल जाओ। ये नहीं करना। आप सजिए, संवरिए, तैयार होइए, लेकिन ये नहीं है कि आप उसमें लिप्त हो जाओ, पूरी तरह से उसमें ही ढल जाओ। दूसरे भी काम करो, जब मौके हैं तो सजिए, नहीं है तो आप अपना वही करो जो आपका एक उद्देश्य है। बड़ा उद्देश्य रखें लड़कियां, केवल यहीं तक सीमित नहीं रहना हो रहा है कि हमें पढ़ लेना है और एक बड़ी सी नौकरी लगा लेनी है और हम स्वतंत्र हो जाएंगे उतने मात्र से। इतने मात्र से कोई स्वतंत्र नहीं हो जाता। आज आप देखो, आईएएस भी महिला हो या फाइटर जेट भी वो चला उड़ा रही हो, कितनी भी ऊंची पोस्ट पर महिला क्यों ना हो, यदि उसके ससुराल में ऐसी बात हो जाती है कि उसके पति की गलती होती है लेकिन महिला की कोई गलती नहीं है, फिर भी उसके ससुराल वाले लड़की को जज करते हैं कि कहीं ना कहीं इसमें गलती है, कहीं ना कहीं इसके माता पिता ने इसको संस्कार नहीं दिए। वो अपने बेटे की गलती को जानते हुए भी लड़की का पक्ष नहीं रखेंगे। तो यहाँ अभी हमारा समाज पिछड़ा हुआ है। तो इस चीज़ को हमें निकालना है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, जिसने गलत किया है उसको दंड मिलेगा। और जब दंड की व्यवस्था दोनों पे समान रूप से होगी, मनुस्मृति में आता है, और इस चीज़ को जब लोग समझते नहीं है तो उसका मिसयूज करते हैं कि देखो लड़कियों के लिए क्या क्या बोल रखा है। मनुस्मृति में है कि यदि कोई स्त्री व्यभिचार करती हुई पाई जाती है, शादी से अतिरिक्त संबंध करती हुई पाई जाती है, झूठ बोलती हुई पाई जाती है, तो ऐसी महिला को कुत्ते से कटवा देना चाहिए, पागल कुत्तों से कटवा देना चाहिए। ये सजा है। तो जब वो दंडा रहेगा एक महिला के सामने कि देखो यदि मैं ऐसे अपने कर्म से यदि मैं च्युत हो जाऊंगी, पतित हो जाऊंगी, तो मेरे तरफ मुझे भी ये दंड मिलेगा। अब इसमें बहुत सारे लोगों को ये ऑब्जेक्शन होता है कि देखो लड़कियों के लिए क्या बोल रखा है, लेकिन वहाँ साथ में ये नहीं पढ़ते वहाँ लड़कों के लिए भी सजा सही बात है। कि उसके लिए है कि यदि लड़का गलत काम करता है, किसी का बलात्कार करता है, जोर जबरदस्ती करता है, तो जिस अंग से उसने गलत काम किया उसके उस अंग को छिन्न भिन्न कर दो। आप उसको ऐसी शैया मतलब लोहे के गर्म बेड पर सुलाओ,
तो ये तो पुरुषों के लिए भी सजा है। जब स्त्री पुरुष दोनों को वो डंडा दिखाई देगा तब समाज में वो बहुत अच्छे से रह पाएंगे, एक शिष्टता वाला व्यवहार बन पाएगा। लेकिन आज जो नारीवाद की बात होती है, वो बात होती है पशु संस्कृति को बढ़ाने की, कि लड़की माई लाइफ, माई रूल्स, माई बॉडी, माई माय चॉइस। चॉइस। तो ये मैं तो ये कहती हूँ, मतलब लड़की कोई पशु है, कुत्ता है या कुत्ती है, मतलब क्या समझ रहे हो आप लड़की को, कि वो जब मर्जी जहाँ जाएगी और जब मर्जी जो पहनेगी। रूल्स किसके लिए होते हैं? सभ्य मनुष्यों के लिए होते हैं, शिष्ट मनुष्यों के लिए रूल्स होते हैं। आज यदि प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, उनको क्या खाना है क्या पीना है, उनके लिए भी एक अपने नियम बन रहे होते हैं। वो हमारी आम लोगों की तरह वो कहीं भी किसी भी ठेले पर गोलगप्पे नहीं खा सकते, सही बात। उनका एक अपना दायरा है। तो जब एक लड़की, एक उसको जब ब्रह्मा की पदवी दे रखी है कि आप यज्ञ की ब्रह्मा बन सकती हो यदि आपका आचरण अच्छा हो, तो ऐसी ब्रह्मा की पदवी वाली स्त्री ऐसा घिनौना काम क्यों करे? वो क्यों कुत्ता कल्चर में जाए? लेकिन इसको दिमाग में डाला जाता है, बहुत बुरी तरीके से डाला जाता है। तो ये लड़कियों को समझना चाहिए कि ये जो तुम्हारे दिमाग में डाला जा रहा है, जो माइंड वॉश किया जा रहा है, वो पशु संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। फिर चाहे इसमें आपका लिव इन हो, चाहे आप एक को छोड़ के दूसरों के पास जाना हो, मल्टीपल चॉइसेस हो, ये सिर्फ पशुओं जैसा व्यवहार है। आप एक के लिए रहिए ना। वो देखिए उसमें कितनी, सीता जी को देखिए, प्रेम तो सीता जी और राम जी के भी बीच में था, कितना गाढ़ प्रेम था। कोई पता नहीं है राम जी को कहाँ है उनकी पत्नी, लेकिन फिर भी देखने जाते सीता जी को भी कोई इन्हें एक विश्वास है कि मेरे पति आएंगे मुझे यहाँ लेने के लिए। रावण के पास सब कुछ होते हुए भी वो रावण को स्वीकार नहीं करती। लेकिन आज सोशल मीडिया पे मतलब खुलेआम ये बोला जाता है, जब उनसे पूछा जाता है कि राम चाहती हो अपने जीवन साथी को या रावण जैसा चाहती हो, वो बोलते मैं रावण जैसा चाहती। क्या हो गया यदि वो कर रहा है तो? दिमाग उनका बहुत ज्यादा ही कीचड़ में डूबा हुआ है। आपकी ये स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं आप कुछ भी करो। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता दो अलग 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 चीज है। चीज, बहुत सुंदर। स्वतंत्रता जो होती है वो मनुष्य के विकास के लिए होती है, जो कि ईश्वर ने भी हमें स्वतंत्र कर रखा है अपने कर्म करते हुए। लेकिन स्वच्छंदता जो होती है वो सारी मर्यादाओं को भूल कर होती है, जैसा चाहे वैसा करो, और उसका परिणाम बहुत गलत होता है। यदि आप सभी लड़कियां ऐसे ही करने लग जाए, सभी पुरुष ऐसे ही करने लग जाए, तो देखिए हमारा समाज की क्या हालत होगी। और ये बात जब लड़कियां कहती हैं कि मैं कैसे भी कपड़े पहनूं, मैं कैसे भी कपड़े पहन के मंदिर जाऊं या पार्टी जाऊं, तो मैं उससे क्या मतलब है? आप सोचिए यदि ऐसी पब्लिक प्लेस में कोई लड़का सिर्फ नेकर बनियान में आता है, क्या उसे आप सही मानोगे? तब तो लड़कियां कहती हैं कि अरे ये क्या कर रहे, मतलब कपड़े पहन कर आओ, तमीज नहीं है, शिष्टता नहीं है, यहाँ लेडीज भी खड़ी हुई हैं। तो फिर आप जब वैसे कपड़े पहनते हो जहाँ बिल्कुल पहनने ही नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा ही आप अपने आप शरीर को दिखा रहे हो, वो किसके लिए दिखा रहे हैं? अपने लिए तो दिखा नहीं रहे। आपने अपने आप को देख ही रखा है, उसमें आपको देखना ही क्या है? आप कहीं ना कहीं आपकी मेंटेलिटी वहां है कि मुझे लोग देखे। जैसे एक है गुड़ रख दिया जाता है ना खुले में तो मक्खियां बिन बिन आती हैं, उसी तरह से लड़की अपने आप को मतलब खोल देती है पूरी। और वो फिर जब पुरुषों का वो जो है कि वो अट्रैक्ट होंगे इस चीज को देखकर, वो होते हैं। तो यहाँ ये है कि जो लड़की कपड़े भी पहने वो एक मर्यादित कपड़े पहने। यहाँ आज सूट सलवार का जमाना नहीं है, तो कोई फोर्स नहीं कर रहा आप सूट सलवार ही पहनो। आप कपड़े तो ढके हुए पहनो अपने आप को, कि आप उसमें एक शालीन लगो, सही बात। आप अश्लील ना लगो, आप ऐसी लगो कि आप किसी वृद्ध व्यक्ति के सामने भी आप खड़ी हो सको, आपको शर्म ना आए। लेकिन यहाँ लड़कियां बोलेंगे कि उनकी आंखों में शर्म होनी चाहिए, वो क्यों देख रहे हैं? तो देखिए उसका कोई लेना देना नहीं है इस बात से। मैं जैसे कह रही हूँ कि एक लड़की को उन्नत बनना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है, तो वो ऐसे कर्म कर ही क्यों रही है? ढकी हुई रहकर भी वो सुंदर लग सकती है। और सबसे ज्यादा स्त्री तो सुंदर तब लगती है जब वो शालीन हो, एकदम शांत हो, थोड़ी सी उसमें चंचलता हो, तब जाके वो स्त्री एक सुंदर लगती है। तो ये जो नंगपन हम मचा रखा है, हम देखते हैं समाज में, वो बहुत ही गलत है। वो समाज को पूरी तरह से डुबा के रखेगा। अब यहाँ एक ऑडियंस ये कहेगी जो फेमिनिस्ट है कि सारे समाज को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लड़कियों पर ही क्यों है, लड़कों पर क्यों नहीं है? मतलब लड़कियों को ही इतनी जिम्मेदारी क्यों है? तो मैं तो इनसे ये कहना चाहूंगी, आप उनके लिए विशेष हैं। आपको परमपिता परमेश्वर की तरफ से ही वो सामर्थ्य मिला है
कि आप घर से लेकर राष्ट्र तक की महारानी बन सकती हैं और किसी महारानी का व्यवहार इतना निकृष्ट नहीं होता। नहीं होगा। आपको दासी बनना है, महारानी बनना है, आप चूज़ कीजिए कि आपको बनना क्या है। दासी बनना है तो आप स्वच्छंद हैं, आप कुछ भी करो। लेकिन आपको एक महारानी बनना है, आपको अपने आप में एक सशक्त बनना है, तो उसके लिए आपको मर्यादाओं में रहना पड़ेगा और वही आपका स्त्रीत्व है, उसी में ही आपकी उन्नति है। तो तितिक्षा जी, आज हमने बहुत गहन चर्चा की नारीवाद पे और 2-3 टर्म हैं जो मैं समराइज़ करना चाहूँगा। एक तो स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, ये 2 में भेद है। शुरुआत में इक्वालिटी और सेमनेस पे हमने बात की और जो समस्याएँ हैं उसको भारतीय दृष्टि से समाधान करते हुए नारी शक्ति को हम बढ़ाने की बात करें, ना कि जो भी विदेशी ताकतें हैं वो जो परिवार को तोड़ने की संस्था बना के बैठी हैं, उस फेमिनिज़्म की तरफ जो माई लाइफ माई रूल्स वाला जो है उस तरफ ना जा कर के हम अपने ही संस्था को तोड़-मड़ोड़ के ना रखते हैं। कोई एक लाइन पंक्ति आप जोड़ना चाहते हैं? मैं ये जोड़ना चाहूँगी कि लड़कियाँ जो सोच रही हैं कि हम केवल अपने पति के साथ रहें, सास-ससुर की ज़रूरत नहीं है, वो उनकी बहुत गलत दिशा में सोच है। आप सोचिए, आपको अभी अच्छा लग रहा है कि हम बिना माता-पिता के रह लेंगे, लेकिन वही सोच यदि आपका भाई ऐसे ही करे और आपके माता-पिता को छोड़ दे, तब आपको वो स्वीकारा नहीं जाता। फिर दूसरी बात ये है, जब बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों को ज़रूरत होती है कहानियों की, बच्चों को ज़रूरत होती है इतिहास को जानने की, जो कि दादा-दादी की कहानियों से वो प्रेरित होते हैं। कहानियों से बच्चा बहुत सीखता है। जब घर में कोई सिखाने वाला ही नहीं होगा, जब एक जॉइंट फैमिली होती है ना, तो जॉइंट फैमिली उस बच्चे को सिखाती कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है। और जहाँ बच्चा सिंगल चाइल्ड होता है या केवल अपने माता-पिता के साथ बड़ा होता है, माता-पिता कितना ध्यान रखते हैं। वो क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, कोई ध्यान नहीं होता। उसको टोकने वाले तो उसके चाचा-चाची होते हैं, ताऊ-ताई होते हैं, बुआ-मौसी होते हैं। इसलिए अपने बच्चों को यदि आप निखारना चाहते हैं और जब जॉइंट फैमिली में बच्चा रहता है, तो उसकी जो कन्वर्सेशन स्किल्स हैं, वो भी डेवलप होती हैं। जो आज शिकायत होती है, बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, वो शिकायत कम हो जाती है। घुल-मिल के वो बच्चा रहता है। तो यदि आपको अपने बच्चे के भविष्य के लिए कम से कम इस सोच को तो अपने दिमाग से निकाल ही दो कि आप बिना फैमिली के आप खुश रह लोगे। आपको अभी इसका अंदाज़ा नहीं है, लेकिन आने वाले समय में आपको बहुत अंदाज़ा लग जाएगा इसका नुकसान कितना है। तितिक्षा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने। बहुत-बहुत